गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर नंबर जो था 12 नंबर चैप्टर पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाजार के अन्य स्वरूप। ठीक है, बाजार के अन्य स्वरूप में मैं आपको बता दूं, जो हम चैप्टर नंबर पीछे वाला पढ़ गए थे, चैप्टर नंबर 11 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें हमने बाजार की परिभाषा, बाजार के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर और अपनी बिक्री के आधार पर, समय के आधार पर और एक अपना प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को हमने कई भागों में बांटा था, जिसमें हमने एक पढ़ लिया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाकी मैंने कहा था एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार, ये भी सी है। तो वो आपको इस बाजार में अन्य स्वरूप में देखने को मिलेगा। तो बाजार के अन्य स्वरूप में जो चैप्टर है वो आपको बता दें कि इसमें सारे के सारे जो अपने हैं, जो हम पढ़ के आए थे कंपटीशन के हिसाब से, वही इसमें आने वाले कंसेप्ट बाजार, जिसमें तीन अपने रहे हुए थे, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार, वो इसी चैप्टर का पार्ट है। तो आज हम जो है अपना एक पढ़ेंगे एकाधिकार। इसको पढ़ते हैं कि एकाधिकार, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? तो आपने कहीं ना कहीं वर्ड से क्लियर हो रहा है कि एकाधिकार का क्या मतलब है। एकाधिकार का मतलब है कि मार्केट में एक अकेला विक्रेता है, उत्पादन करता है। ठीक है, फर्म एक ही है, तो वो कहीं ना कहीं एकाधिकार करते हैं। उसकी मोनोपोली, मार्केट में उस प्रकार की कोई वस्तु जो है, जो प्रतिस्थापन वस्तु है, मार्केट में बेचने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है, तो वो मोनोपोली कहलाती है कि भाई इस पर्सन के अलावा या इस शॉप के अलावा या इस सेलर के अलावा आपको वो गुड्स, उस टाइप का गुड्स कहीं भी नहीं मिलने वाला है। उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, और मोनोपोली में जो है वो प्राइस या क्वांटिटी में से किसी एक चीज को डिसाइड कर सकता है, तो जिसमें वो प्राइस को डिसाइड करता है और किस तरीके से अपना AR MR कर वो होता है। ठीक है, किस तरीके से वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करता है और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको, लाइन टू लाइन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पिछले अध्याय में यानी पिछले चैप्टर में हमने बाजार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कि पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां पर अच्छे तरीके से हमने बाजार की परिभाषा, बाजार के प्रकार हमने पढ़े थे और प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के कई जो प्रकार थे, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता जो हम पढ़ के आए थे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ, उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हमने पिछले चैप्टर में किया है। ठीक है, और इस अध्याय में हम एकाधिकार बाजार के साथ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार बाजार का हम अध्ययन करेंगे। एकाधिकारी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत है, ये सारे अलग अलग है, तो इसको हम समझेंगे। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं एकाधिकार। ठीक है, सुनिएगा। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, केवल एक विक्रेता अथवा उत्पादन होता है। यानी एकाधिकार बाजार वह बाजार कहलाता है जिसमें उस वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, केवल एक विक्रेता और एक ही उत्पादनकर्ता होता है। अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार को परिभाषित किया है, जिसमें स्टोनियर और हैक के अनुसार एकाधिकार है क्या, मोनोपोली है क्या, वो तो हम समझ गए, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्री, हमने पहले भी बताया था कि अर्थशास्त्र में अलग अलग अर्थशास्त्री अपने मत प्रस्तुत करते हैं। सब वो किस तरीके से उनको समझते हैं, अपने हिसाब से, अपनी परिभाषा में, अपने लैंग्वेज, अपने विचार के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर ये कुछ अर्थशास्त्री हैं, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एकाधिकार वह उत्पादक होता है जो कि किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है। यानी एकाधिकार में वो फर्म या विक्रेता जो अपनी मार्केट सप्लाई पर पूरा कंट्रोल रखता है, ठीक है, पूर्ण उसे अधिकार होता है कि वो प्राइस को डिसाइड करे कितना बेचना है, तथा उस वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र जो है पूर्ण जो है वक्र लोचहीन होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। चैम्बरलिन ने क्या कहा? चैम्बरलिन ने कहा कि एकाधिकार वह होता है जो सामान्यतः किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह अधिकांश मामलों में पूर्ति के संचालन न कर मूल्य का संचालन करता है। मैंने आपको भी बताया था कि वो क्वांटिटी या प्राइस में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना पसंद करता है और वो प्राइस को ही सिलेक्ट करता है। तो अभी तक ओवरऑल, अब मैं इसको कहूं जो हमने पढ़ा है, इसका व्यू बताएं क्या निकल के आ रहा है कि एकाधिकार वह बाजार है जिसमें कोई निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती और मार्केट में उस वस्तु को बेचने वाला एक अकेला विक्रेता फर्म है, उसे हम कहेंगे एकाधिकार। और वो कीमत और मात्रा में से किसी एक को पसंद करना चाहेगा, सेलेक्ट करना चाहेगा और वो कीमत को सेलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एकाधिकार की विशेषताएं कि भाई मोनोपोली है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि मोनोपोली में क्या है। एकाधिकार बाजार में केवल
एक विक्रेता, एक उत्पादनकर्ता या एक ही पूर्तिकर्ता होता है, ये सब एक ही बता रखा है कि एक ही होगा, ये अलग अलग नहीं, सब कुछ या तो विक्रेता मान लो या उत्पादनकर्ता मान लो या फिर एक पूर्तिकर्ता मान लो। नेक्स्ट, ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसके स्थान पर दूसरी उस वस्तु को रिप्लेस कर दें, कोई दूसरी वस्तु काम में ले ले, ऐसी वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है, यानी जो बता रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी लोच कम होती है कि ऐसी वस्तु जिनकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती उनकी लोच इस तरीके की। एकाधिकार फर्म जो है स्वयं उद्योग होती है। आप कहोगे भाई ये क्या लाइन है, तो ये मैं आपको बताता हूं। जब आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा था तो वहां पर हमने फर्म और उद्योग को अलग अलग डिफाइन किया था, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना कि एकाधिकार फर्म स्वयं उद्योग होती है। एकाधिकार फर्म स्वयं ही उद्योग होती है, अलग अलग नहीं कि फर्म अलग होगी उद्योग अलग ही, एक ही होगा, चाहे वो उत्पादन करता हो और चाहे वो विक्रेता हो। अर्थात उद्योग और फर्म में कोई अंतर यहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा, ना उनका कोई प्राइस अडोप्टर है, ये है वो है, प्राइस डिसाइड है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वस्तु का मांग वक्र नीचे दाएं ओर झुकाव वाला होता है, यानी एआर और एमआर वक्र झुकाव वाला होगा, जो यह तथ्य को इंगित करता है कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर ही बेच सकता है। यानी एआर और एमआर क्यों इसका झुकाव झुकता हुआ क्यों होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी एक टेबल या एक नॉर्मली डिफाइन करूं कि आप प्राइस ज्यादा रखोगे ना तो आपकी क्वांटिटी कम सेल होगी, जिससे आपका रेवेन्यू भी कम जनरेट होगा, और जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते जाओगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। अब मोनोपोली में क्या होता है कि जो विक्रेता है वो प्राइस को सेलेक्ट करता है। अब वो पहले प्राइस ज्यादा रखता है कि मैं 100 रुपए में इस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करूंगा, इस वस्तु को मैं 100 रुपए में सेल करूंगा। अब क्या हुआ, मार्केट में वो वस्तु बिक नहीं रही, ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होगा, शून्य। अब जैसे ही फिर उसने प्राइस कम की, भाई अब 90 कर दूं, एक यूनिट बिकी, रेवेन्यू कितना हुआ, 90 रुपए। अब उसने कहा ये भी कम है, मैं 80 कर देता हूं, अब उसकी 2 यूनिट सेल हुई, कितना रेवेन्यू हुआ, 160। तो अब कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, पहले रेवेन्यू था 90 रुपए, अब हो रहा है रेवेन्यू 160। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है ना कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब अपनी प्राइस को कम करोगे, और प्राइस को कम करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एआर और एमआर वक्र जो है वो झुकाव वाला होगा। ये मैं टेबल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेबल को समझेंगे, ठीक है। पॉइंट अभी देखते हैं। एकाधिकारी कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों में से कोई एक को निर्धारित कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया था, एक समय में कीमत और उत्पादन दोनों पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता। एकाधिकारी अगर वस्तु की कीमत निर्धारित कर देता है तो उसके उत्पादन का स्तर उपभोक्ताओं की मांग द्वारा निर्धारित होगा। कि वो कीमत निर्धारित कर देता है तो मात्रा का निर्धारण उपभोक्ता उसकी मांग के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट, एकाधिकार का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। और लास्ट पॉइंट, एक उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें या अवरोध होती है। यानी एकाधिकार में अगर किसी की मोनोपोली है ना, तो उसको तोड़ना या उसमें कंपटीशन में प्रवेश करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी रुकावटें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब रुकावटें ये हो सकती है कि भाई उसका अवरोध मैं साथ में ही आपको एक्सप्लेन कर दूं, वैसे आगे आएगा भी, कि या तो रॉ मटेरियल पर पूरा नियंत्रण है उसका, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए तो पूरा का पूरा उसका नियंत्रण है। सेकंड, कुछ परमिट लाइसेंस वगैरह चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो लाइसेंस की परमिशन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर भी मोनोपोली जनरेट हो सकती है। तो ये कुछ है। या एक प्राइस, एक लास्ट जो इसको डिफाइन करूंगी, एक ये अवरोध या जो है बोल सकता हूँ रुकावट है, बैरियर है, वो ये भी हो सकता है कि वो अपनी मार्केट प्राइस को कम कर दे जब भी उसे कंपटीटर आता हुआ दिखाई दे, और वो नया कंपटीटर है वो उस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता है और फिर वापस से वो इंक्रीज कर दे। तो ये मोनोपोली के कुछ बैरियर जो चलते हैं, ताकि दूसरा है जो इंटर नहीं हो सकता। एक ब्रांड बन चुका है प्रभावशाली, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ये अवरोध कृत्रिम, संस्थागत, आर्थिक अथवा वित्तीय हो सकते हैं। हम सरल उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कभी कभी उत्पाद विभेदीकरण इतना प्रभावशाली होता है कि उपभोक्ता वस्तु की उसके ब्रांड से पहचान करता है। वित्तीय अवरोध, जैसे फर्म की वित्त प्रबंध करने में असमर्थता, क्योंकि उद्योग में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। या संस्थागत प्रतिबंध, जैसे सरकार कई फर्मों को पेटेंट लाइसेंस देती है जो लंबे समय के लिए होते, तो उस समय भी कोई, उस अवधि में कोई इंटर नहीं हो सकता। सरकार द्वारा डिग्री अथवा लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जैसे एक अध्यापक बिना मेडिकल डिग्री के चिकित्सक का कार्य नहीं कर सकता। या कोई भी व्यक्ति मान लो, या आर्थिक कारण भी उद्योग में प्रवेश के लिए बनी रुकावटें होती है। जैसे इससे बढ़ते पैमाने प्रतिफल प्राप्त होने पर एक फर्म की औसत लागत घटती जाती है। इसी प्रकार कई सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तुएं जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन आदि को एकाधिकार में देखने को मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पूरी इस पैराग्राफ को समझाऊं ना, तो यही निकल के आता है कि यहां पर
आप कोई कंप्यूटर मार्केट में मान लो थोड़ा सा विभेदीकृत वस्तु भी अगर बनाता है ना तो वो सेल नहीं होगा, क्योंकि वो अब कंज्यूमर को उसकी हैबिट पड़ चुकी है, वो तगड़ा ब्रांड बन चुका है कि अब तो वो है मोनोपोली, उस वही प्रोडक्ट उसे खरीदना है। ठीक है। सेकंड, कि आपको कुछ परमिट लाइसेंस, जैसे बोल रखा है ना कि किसी भी गवर्नमेंट कोई लाइसेंस इश्यू करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो आपको वो लाइसेंस अगर एक किसी फर्म को दे दिया है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस 10 साल 5 साल में ये बैरियर है कि कोई दूसरा एंट्री नहीं हो सकता। ठीक है। या रॉ मटेरियल पर पूरा उसका नियंत्रण है। तो ये जो सारी चीजें बता रखी है वो इसी चीज के बैरियर है। आगे और आएंगे। एकाधिकार के स्रोत पर बात करें। एकाधिकार के स्रोत, ठीक है, कि बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। इसका प्रमुख कारण है नई फर्मों के प्रवेश पर विकास या रुकावटें। भाई मोनोपोली जनरेट हो गई, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण रुकावटें कौन कौन सी है, अब ये आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिख के देगा कि भाई क्या पॉइंट, इसके कारण क्या है, बैरियर क्या है। फर्स्ट है महत्वपूर्ण कच्चा माल, जो कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, उत्पादन का पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी अभी बताया था, जैसे मान लो अपने को अपने राजस्थान में ही है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको सेल करना है, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, उस अपने राजस्थान में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किसी एक कंपनी या फर्म ने उसको परचेज कर लिया, भाई ये मेरा सारा रॉ मटेरियल मेरा होगा। तो अब उस एरिया में उस प्रोडक्ट को दूसरा नहीं बना सकता, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो अब आप कहोगे भाई दूसरी अदर स्टेट से, तो उसकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। सरकार द्वारा एक फर्म को अपनी वस्तु बनाने विक्रय करने के लिए पेटेंट का अधिकार दे दिया कि भाई आप ये बनाओ, ये परमिट है, आपको लाइसेंस है, तो वो भी एक कारण। सेकंड, उस फर्म के बढ़ते पैमाने की मितव्यता का मतलब है कि वो एक बड़ी मात्रा में एक ब्रांड बन चुका है, बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और वो जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, और जब दूसरी फर्में उस कॉस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती है तो वो मार्केट में नहीं टिक पाती लंबे समय तक। तो वो भी 3 पॉइंट है मैन। नेक्स्ट, उपरोक्त वर्णन अपूर्ण एकाधिकार या साधारण एकाधिकार को बताता है। विशुद्ध एकाधिकार बाजार में फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, यानी विशुद्ध एकाधिकार। प्योर एकाधिकार मोनोपोली बने ना, प्योर मोनोपोली, तो प्योर मोनोपोली वही होगी वहां पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स अवेलेबल ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त फर्म इतनी शक्तिशाली होती है कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय उसके द्वारा उत्पादित वस्तु पर खर्च करता है। परिणाम स्वरूप औसतागम वक्र एआर आयताकार अति परवलयकार होता है। व्यवहार में यह स्थिति संभव नहीं होती, अतः अपूर्ण एकाधिकार को भी अध्ययन में लिया जाता है, यानी अपूर्ण एकाधिकार को भी लिया जाता है। भारत में एकाधिकार के कुछ उदाहरण जैसे भारतीय रेलवे, राज्य विद्युत निगम, सरकार का नाभिक के उत्पादन का अधिकार, ये कुछ पर्टिकुलर जो बता रखे, जैसे रेलवे हुआ, अपना अपना जैसे विद्युत निगम हुआ, या जैसे सरकार का नाभिक है जो परमाणु वगैरह, जो वो सारा कुछ एकाधिकार मोनोपोली में ही आता है। ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोपोली का डायग्राम कि इसमें एआर एमआर कर्व कैसा होता है। अभी वहां पे तो आया था कि झुकता हुआ होता है, क्यों होता है उसका रीजन मैंने बता दिया कि वो प्राइस को डिसाइड करता है, और प्राइस जब तक कम नहीं करेगा तब तक उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। तो एकाधिकार में औसत आगम और सीमांतागम वक्र कैसा होता है। एकाधिकार ऐसी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती, अतः मांग वक्र ऋणात्मक ढाली होता है, अर्थात वस्तु की अधिक इकाई के विक्रय करने के लिए उसे वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप सीमांतागम औसतागम की अपेक्षा अक्ष पर दुगनी दर से नीचे एक्स एक्स पर गिरता हुआ होता है। ठीक है। अब इसको समझो, देखो अभी समझ में आ जाएगा कि सीमांतागम और एआर कर्व क्या होता है। ठीक है। प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है। जैसे वो आपका एक चैप्टर हट चुका है तो आगम हमने नहीं पढ़ा, तो बता दें आपको टीआर एआर एमआर। टीआर तो है कि एक आप विभिन्न कीमतों पर उत्पादन की बेची जाने मात्रा से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, कुल मतलब टोटल सेल्स बोल दो, वो अपनी कुल आगम कहलाती है। सीमांत आगम एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल आगम में होने वाला परिवर्तन जो है वो सीमांत आगम कहलाता है। एआर टीआर बटे क्यू कहलाता है, एवरेज। ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है। अब सुनना ध्यान से, जब कीमत है 9 रुपए, कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है 0, रेवेन्यू कितना हो गया 0। कीमत है 8 रुपए, कितनी इकाई 1 इकाई, रेवेन्यू हो गया 8। अब कीमत और कम कर दी 7, अब कितना होगा 14। अब ये क्वेश्चन आता है कि कब तक कम करेंगे, जब तक आपका टोटल रेवेन्यू गिरना स्टार्ट नहीं होता और एमआर आपका 0 नहीं होता, तब तक हम प्राइस को कम करेंगे। उससे कम प्राइस में फिर हम सेल करेंगे ही नहीं मोनोपोली में। तो यहां पर देखो ये 0 हो चुका ना, बस इसके बाद 4 से कम में नहीं बेचेंगे। तो ये जो आपका कुल आगम है एमआर है, और एआर भी ऐसे ही होता है कि पहले ज्यादा होता है फिर कम होगा, लेकिन एआर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। ये एआर और एमआर में आपको संबंध बता दूं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम और सीमांत आगम है। औसत आगम घटता है तो सीमांत आगत उससे भी तेज गति से घटेगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा इसका है। ठीक है, और औसत आगम अपना ये मार्जिनल रेवेन्यू जो नेगेटिव हो सकता है, तो जब इसको शो करोगे कि पहले ज्यादा होता है दोनों में ही, फिर कम होगा, फिर धीरे धीरे ये नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव हुआ भी है और वो पॉजिटिव में बना रहता है। तो ये डायग्राम फ्रंट हो गया। ठीक है, कुल आगम P मल्टीप्लाई Q, MR डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। सीमांत आगम क्या होता है? एक डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q कि एक निश्चित समय में आपकी क्वांटिटी को बढ़ाने पर टीआर में क्या परिवर्तन आता है, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। तो ये अपना डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि क्या इसमें है कि एक्स एक्स पर हमने उत्पादन की मात्रा को दर्शाया और OY एक्स पर हम सीमांत आगम और सीमांत अपने आगम और अपना औसत आगम को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आगम आएगा यहाँ पर, ये लागत लिख रखा है ना, यहाँ पर आगम आएगा। ठीक है, MR मार्जिनल रेवेन्यू और औसत रेवेन्यू को दिखा रहे हैं। ठीक है, AR और MR दोनों लंबवत एक्स एक ही बिंदु के प्रारंभ होते हैं, यानी स्टार्टिंग यहीं से होगी क्योंकि दोनों पहले इक्वल होते हैं, फिर धीरे 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 गिरना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अपनी कीमत बता रखी है और ये उत्पादन बता रखा है। ठीक है, कि इस कीमत पर MR ये प्राइस है अपनी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। MR वक्र, औसत आगम वक्र और लंबवत अक्ष मध्य दोनों में समान दूरी बनाए गुजरता है। सीमांत आगम को उत्पादन के मध्य बिंदु पर अंकित किया जाता है क्योंकि यह कुल आगम और मात्रा में परिवर्तन को बताता है। जब औसत आगम लोचदार होता है तो सीमांत आगम धनात्मक होगा, और क्योंकि मात्रा में वृद्धि कुल आगम में वृद्धि करती है, और औसत आगम मध्य बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होगा। नहीं, ये बताना चाह रहा है कि यहां तक जो है, जब तक एक यहां से तो क्या मध्य बिंदु से ऊपर तो क्या है, मांग की लोच ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, वो आपको लोच वाले में पढ़ाया हुआ है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 क्या होता है। यहां पर मांग की लोच बराबर है, तो कहना ये चाह रहा है कि जहां पर मांग की लोच इक्वल, इलास्टिसिटी इक्वल 1 होगी, वहां तक MR अपना, मतलब जहां ई इक्वल 1 हो गया ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो गई, वहां पर MR 0 हो जाएगा। और MR 0 होने का मतलब है कि वो अपने एक्स एक्स को टच कर रहा है और उसके बाद वो नेगेटिव में चला जाता है। क्योंकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कुल आगम को प्रभावित नहीं करती है। जब औसत आगम बेलोचदार होता है तो सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि उत्पादन मात्रा में वृद्धि कुल आगम में कमी होती है, इसलिए उत्पादन इस स्थिति में उत्पादन नहीं करता है। वह कम उत्पादन और ऊंची कीमत पर विक्रय कर अपने कुल आगम को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ कम उत्पादन पर लागत भी कम होती है, इस प्रकार वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। एकाधिकार बाजार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कुल लागत और कुल आगम विधि, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा किया जाता है। कीमत का निर्धारण, ठीक है, तो ये तो हमारे जो चैप्टर में था कुल आगम सीमांत लागत विधि, आप उसको वहां से रीडिंग कर लेना, वो क्योंकि वो चैप्टर हट चुके हैं। अल्पकाल में एकाधिकारी को सामान्य लाभ, अतिरिक्त लाभ या हानि भी हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी केवल अतिरिक्त लाभ ही प्राप्त करता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही कमाता है। ठीक है, यहाँ पर अतिरिक्त लाभ कमा सकते हो क्योंकि मार्केट में और कोई कंपटीटर आपका नहीं है। एकाधिकार अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए कीमत विभेद भी करता है, तो कीमत तो चलती रहती है, उसमें विभेदीकृत कीमत विभेदीकृत जो है, यानी अलग अलग कीमतों पर उनको बेचना। तो ये अपना जो है आज की जो क्लास में मोनोपोली अपना जो कंप्लीट हो चुका है। फिर फटाफट सुन लो इसमें क्या है। एकाधिकार में एक ही विक्रेता उत्पादन करता या पूर्ति करता होता है, और वो एक ऐसी वस्तु को मार्केट में बेचता है जिसकी कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है और उसकी मांग की लोच कम होती है। ठीक है, सारी विशेषताएं बड़ी, AR/MR गिरता हुआ होता है, उद्योग फर्म का कोई उसमें झंझट नहीं है, दोनों एक ही होती है। एकाधिकारी या तो कीमत या मात्रा में से किसी एक चीज को पसंद करता है, वो कीमत को सेलेक्ट करेगा। एकाधिकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, और दूसरी फर्में जो है इसमें रुकावट आती है, बैरियर है, आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। और फिर हमने इसके डायग्राम और क्या इसके टेबल वगैरह वो हमने देखी थी। तो इसके साथ ये जो है इस चैप्टर का जो एक मोनोपोली कंसेप्ट जो था वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 2 कंसेप्ट अपने बचे हुए हैं, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार ओलिगोपोली, वो हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।